मुझको ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि अंदर खाने सोनिया गांधी से और मायावती की बातचीत चल रही है। बसपा अगर इंडिविजुअल लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे जानिए कि वो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कैराना लोकसभा पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इकरा हसन जो है वो उम्मीदवार घोषित कर दी गई हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को ही कैराना से एक बार फिर से चुनाव के मैदान में उतार दिया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक इस लोकसभा पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो सियासी जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ऐन वक्त पर कुछ ऐसा करेगी जिससे इंडिया गठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अवनिंद्र कमल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है प्रदीप चौधरी को और इकरा हसन है दूसरी तरफ से, लेकिन बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या मानते हैं, क्या इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है बसपा की? देखिए, मुझे जो लगता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद बसपा अपने असली रोल में आएगी, और मुझको ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि अंदर खाने सोनिया गांधी से और मायावती की बातचीत चल रही है। और मायावती के जो कारकुन हैं, सिपा सलार हैं, और जो सोनिया गांधी के कारकुन सिपा सलार हैं, ये सब भी आपस में राजकुमारी कर रहे हैं। क्योंकि बसपा अगर इंडिविजुअल लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे जानिए कि वो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मायावती इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है कि वो, चूँकि अभी क्या है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तमाम चीज़ों का भय दिखा करके, जैसा कहा जा रहा है कि मायावती को थोड़ा सा दबाव में लिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि आ जाएंगी। और अगर नहीं भी आती हैं तो बीजेपी के लिए कई सीटें जो अभी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है वो बड़ा टफ है। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का पहले ये प्लान था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जैसे या पूरे प्रदेश में, कि जिनका 10 साल पूरा हो गया, लगातार दूसरी बार सांसद हुए, और या जिनकी एज 70 से ऊपर हो गई है, जाति समीकरण तो अपनी जगह पर है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन भगदड़ से बीजेपी भी भयाक्रांत है। अभी आप देखिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास ले लिया, और क्रिकेटर जो गौतम गंभीर थे, उन्होंने कहा मैं बस नहीं लड़ना, मैं क्रिकेट पर ध्यान दूंगा। दरअसल उनको पता था कि हमारा टिकट कटेगा। तो ऐसे और कई चेहरे हैं। अब महेश शर्मा को उन्होंने तीसरी बार रिपीट किया, जबकि महेश शर्मा को लेकर के बड़ा वहाँ मतलब विरोध है, त्यागी समाज में भी, गुर्जर समाज में भी। गुर्जरों को था कि उनके किसी बिरादरी को वहाँ पर टिकट दिया जाए। ऐसे आप ये समझिए कि और भी जो निगम की सीटें हैं उन्होंने रोक दिया है। राजेंद्र अग्रवाल का जहाँ तक लगता है टिकट कट जाएगा, वहाँ वो बिल्कुल लाया जा रहा है। गाजियाबाद में मान लीजिए जनरल वीके सिंह को लेकर के भी मामला, कि ऐसा न हो वीके सिंह नाराज़ हो जाए, वहाँ भी चेंज करने की बात थी। तो कई सीटों पर इन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किए और दोबारा तिबारा उनको टिकट दे दिया गया है। तो उसको लेकर के जो एक चेहरे को जैसे जनता बार बार नहीं देखना चाहती है, और सत्ता विरोधी लहर भी होती है। माना कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन ये जो प्रयोग है कि पुराने लोगों को ही रिपीट कर दिया जाए, वो भारी पड़ने लगा है भाजपा पर। और अभी देखिए कि इसके भीतर और आक्रोश का लावा फूटेगा और भगदड़ और मचेगी। आप देखिए ओम प्रकाश राजभर, शायद आज उनको मंत्री भी बना दिया जाए, लेकिन वो असंतुष्ट हैं। अभी सलेमपुर में उन्होंने जनसभा की, तो उसमें साफ साफ भाजपा प्रत्याशी पर अटैक किया, क्योंकि उनको सिर्फ एक घोसी की सीट दी जा रही है। और इसी तरह से निषाद को, उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट दी जा रही है। जयंत को मात्र 2 सीट दी गई, और अपना दल ये इनका सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल को 2 सीट दी गई। तो भाजपा एक छत्र पूरा मतलब उस पर कब्जा कर रही है। इस चीज़ से इनके यहाँ अंदर खाने जो है वो खदबदाहट है, आक्रोश है, और यही हालात रही तो स्थितियां भाजपा के लिए कठिन हो सकती हैं। और कहीं मायावती अगर आ गई अलायंस में, जिसकी कि मैं कह रहा हूँ प्रबल संभावना है, आप देखिएगा आचार संहिता लगते ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि मायावती का आप देखिए इतिहास, तो कई बार उनका जो कहती हैं वह नहीं करती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं, बसपा ने कहीं भी प्रत्याशी तो नहीं घोषित किए हैं, प्रभारी वगैरह जरूर घोषित हुए हैं। तो बसपा अगर आ जाती है कांग्रेस के साथ, चूँकि सोनिया से मायावती के हमेशा से मधुर संबंध रहे हैं, और ये पता मायावती को भी है कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो शायद हमें
1-2 सीट के भी लाले पड़ जाएं, फिर पार्टी का विधानसभा में सिर्फ उनका एक है, वो भी योगी आदित्यनाथ का करीबी माने जाते हैं, जो बसपा के एमएलए हैं। तो कुल मिलाकर के लब्बो-लुबाब यही है कि भाजपा के लिए अभी पूरा ऐसा नहीं कि मैदान खाली है। और जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने बात की, कैराना सीट की बात जहाँ से आपने बात शुरू की, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। तो कैराना में प्रदीप चौधरी का कई जगहों पर बहुत विरोध है। ये और बात है कि जब वोटिंग होने लगती है तो लोग कैंडिडेट को नहीं, फिर कमल के फूल को वोट देना शुरू कर देते हैं। मोदी की जनसभाएं होंगी, योगी की होंगी, माहौल परिवर्तन के लिए। लेकिन इकरा को किसी तरह से कमज़ोर कैंडिडेट नहीं माना जा सकता है। वो ख़ानदानी सियासी परिवार है और इकरा वेल क्वालिफाइड, इंग्लैंड से पढ़ी, बड़ी सौम्य। और इकरा को आप देखिए पिछले 1 साल से उनका जो जनता से अट्रैक्शन है और लोगों में मिलना जुलना है, वो बड़ा मतलब आश्चर्यजनक नहीं, बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे एक दूरदर्शी नेत्री का मैं इकरा में वो देखता हूँ। वो उनके ब्लड में भी है पॉलिटिक्स, लोगों के शादी ब्याह में जाना, सुख दुख में जाना। जब नाहिद देखिए जेल में थे तो इकरा ने कमान संभाली और उनको जेल में रहते हुए चुनाव जिता दिया। तो इकरा को लेके एक सिंपैथी भी है। और मतलब लड़की होने के नाते, मुनव्वर हसन की बेटी होने के नाते, चूँकि बाप का दुर्घटना में इंतकाल हो गया, कई चीज़ें हैं। तो इकरा को मुझे लगता है कि हिंदू गुर्जर भी वोट कर सकता है कुछ मात्रा में। जैसे मुनव्वर साहब थे, उनके फादर, तो उनको हिंदू गुर्जर भी वोट करते थे, कहते हैं तो अपना ही। तो सबसे बड़ी चीज़ कैराना सीट पे जो मुझे लगती है कि 2 प्रबल दावेदार, और वो काफ़ी ताकतवर है गुर्जर समाज में। जैसे वीरेंद्र सिंह कांधला 7 बार के एमएलए, एमएलसी, मंत्री रहे और अभी भाजपा ने उनको एमएलसी बनाया। उनके बेटे मनीष चौहान जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और अच्छे ओरिएटर हैं, हालांकि इतनी जल्दी उनको संसदीय का टिकट नहीं हो सकता था और हुआ भी नहीं, तो वो भी दावेदारी कर रहे थे। इसके अलावा मृगांका पर खैर जब भी भाजपा ने प्रयोग किया तो फेल रहा, लेकिन लोग चाह रहे थे कि कलशचान खाप से जुड़े लोग की एक बार फिर इनको मौका दिया जाए मृगांका को। तो इन्होंने प्रदीप चौधरी को दोबारा रिपीट कर दिया। प्रदीप चौधरी की छवि अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन तमाम गाँव में उनको लेकर के विरोध है कि भाई नहीं पहुँच पाए, नहीं आते हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड होना भी कई बार नुकसानदेह हो जाता है। तो मैं इकरा को किसी तरह से कमज़ोर कैंडिडेट नहीं मानता। और अगर बसपा आ गई तो फिर तो मतलब पूरा सियासी परिदृश्य ही बदल जाएगा। भाजपा को तगड़ी चुनौती मिल जाएगी अगर बसपा वहाँ पर आ जाती है साथ में। नहीं, वहाँ नहीं, जब अगर देखिए अलायंस के साथ बसपा आएगी तो पूरे प्रदेश में आएगी, तो वहाँ क्या, फिर तो इनको हर जगह चुनौती होगी ना। अब जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं 400 के पार, 400 के पार, अभी 370 कैंडिडेट ही इनके नहीं पा रहे हैं, कहाँ से 400 पार। ये तो चूँकि गोदी मीडिया इस चीज़ को दिखा रहा है। बेशक देखिए कैंडिडेट पर नहीं चुनाव तो मोदी के चेहरे पर हो रहा है। सरकार ने तमाम अच्छे काम भी किए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, योगी सरकार में भी तमाम सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। विपक्ष किसी सूरत में नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश देखिए सबसे बड़ा राज्य है और ये यहाँ यहीं से दिल्ली का रास्ता निकलता है। और अगर इस राज्य में बाधा बन गई इनको, यानी 50 या 55 सीट तक ही सीमित रहना पड़ा, तो फिर उसका मैसेज अन्य राज्यों में भी जाएगा। और वो भाजपा के लिए मतलब इतना नहीं कि पूरा रास्ता साफ है, जैसा कि भाजपा नारा दे रहे हैं 400 के पार, तो वो उसमें मतलब कठिनाई आ सकती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अवनिंदर कमल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम जो है काफ़ी चेंज होगा और कहीं यदि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा हो जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है पूरा जो राजनीति का माहौल है वो पूरी तरह से पलट जाएगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल होती है या नहीं है, एक साथ ये तो सब तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन अगर कैराना से लेकर सहारनपुर या मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पेच फंसा सकती है और कहीं ना कहीं तमाम दलों को एक बड़ा झटका भी दे सकती है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।